तो जय हिंद दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर समावयवता। जी हां, समावयवता आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको कभी जो है ना काफ़ी चीज़ें आपको सिखाता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी चीज़ों को सिखाने वाला टॉपिक है और आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला टॉपिक है। मतलब ये जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th में तो काम आएगा ही, साथ में आप 12th पढ़ोगे, इसके बाद आगे आपकी पढ़ाई करोगे तो जहाँ केमिस्ट्री होगा वहाँ ये टॉपिक आपको आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। आज समझ लोगे तो भविष्य में फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है सर वो है हमारा समावयवता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं सर, आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है? तो मेरे भाई जो आपको शब्द दिख रहा है समावयवता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई है अणु सूत्र समान। बिल्कुल सर, समावयवता मतलब अणु सूत्र समान। अब जब कभी आपको समावयवता दिखे तो मान लेना समावयवता है मतलब अणु सूत्र तो समान। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समावयवता मतलब अणु सूत्र समान, इस शब्द का मतलब समझ गए। अब मेरे भाई इसमें क्या होता है? तो मेरे भाई जो समावयवता है एक गुण है। ठीक है, समावयवता क्या है? एक गुण है। ठीक है, कैसा गुण है? तो ऐसा गुण है मेरे भाई जिसमें किसी यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं, जिसमें किसी यौगिक का जो अणु सूत्र है वो तो समान होता है, किंतु उस यौगिक की जो गुण और जो संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। वो कैसी होती हैं सर? अलग अलग होती हैं। सर बताओ कैसे अलग अलग होती हैं? हमें ये कोई चीज़ झपी नहीं, ये कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा है दोस्तों एक यौगिक जिसका नाम है C5H12। ये हमारे पास एक यौगिक लिखा हुआ है। ठीक है, इस यौगिक लिखा हुआ है और इस यौगिक का नाम जो है मेरे भाई वो है पेंटेन। क्या है? पेंटेन। ठीक है, चलो अब हम आपसे कह रहे हैं इस यौगिक को आप देखें कि हम इस यौगिक को कितने प्रकार से बनाते हैं। तो आप देखें, देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला है, हम इस यौगिक को ऐसा लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, CH2 बैलेंस करना है ना, CH2 यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। पहला हम इस यौगिक को ऐसा लिख सकते हैं। तो सर ऐसे कैसे लिख दिया? इसमें तो 5 ही कार्बन है। क्या सर इसमें 5 कार्बन है? तो आप भाई देख लो, इसमें भी 5 कार्बन है। देखो आप 1 2 3 4 5 कार्बन है। सर इसमें 12 हाइड्रोजन है क्या? देख लो आप भाई। ठीक है, 12 हाइड्रोजन है इसमें। तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12। बिल्कुल ये 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन थे, तो इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका अणु सूत्र समान है। अणु सूत्र का समान का मतलब अणु सूत्र क्या है? तो मेरे भाई उसमें कितने अणु हैं वो अणु सूत्र होता है। किसी यौगिक में कितने अणु हैं वो उसका क्या होता है? अणु सूत्र। तो इसमें कितने अणु हैं? कार्बन के 5 अणु हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु हैं। मतलब इसका अणु सूत्र क्या है? C5H12। मतलब कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है। तो इसके भी देख लो आप अणु सूत्र 5, ये C5 और H12 होगा। इसका और इसका अणु सूत्र समान होगा क्योंकि इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन हमने इसको ऐसा लिख दिया। और भी इसको लिखने का तरीका है, देखो कैसे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और C2H5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको और भी लिखने का तरीका है, इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3 इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3। ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो आपने देखो तीनों को अलग अलग रूप में लिखा है। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, देखो इसको ऐसे ही घुमा दिया। इसमें भी आप देख लो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन आप गिन लो। 3 3 6 3 9 और 3 12। मतलब इन तीनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन इनकी तीनों की संरचनाएं मेरे भाई अलग अलग है। इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग, इसकी संरचना अलग। और भी इसको अलग टाइप से लिख सकते हैं। कैसे? CH3 CH, इधर आप लिख सकते हो CH3। ठीक है, इधर आप लिख सकते हो CH2, इधर लिख सकते हो आप CH3। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन 5 संरचनाओं में आप देख पा रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है, मतलब अणु सूत्र समान है।
लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है? संरचना में। तो मेरे भाई यही तो आपके जो यौगिक हैं, ये जो आपके यौगिक दिख रहे हैं जिनके अणु सूत्र समान हैं और संरचनाएं अलग अलग हैं, ये जो ऐसे यौगिक हैं, इन यौगिक को हम बोलते हैं समावयवी यौगिक। कौन से यौगिक भाई? समावयवी यौगिक। ध्यान रखना, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचनाएं अलग अलग हों। ये अणु सूत्र देखो आप पांचों के समान है, लेकिन संरचनाएं आपकी देखो सबकी अलग अलग हैं। तो ये यौगिक हैं आपके समावयवी यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक? समावयवी। और जिसके कारण ये चीज उत्पन्न हुई है कि संरचनाएं अलग अलग हैं और अणु सूत्र समान है, जिस कारण ये चीज आई है, वो आपका क्या है? वो आपका समावयवता। वो आपका क्या है मेरे भाई? समावयवता। तो इस विशेष चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो किंतु संरचना अलग अलग हो, ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और जिसके कारण आता है, जिस गुण के कारण आता है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं? समावयवता। तो ये आप समावयवता समझ गए होंगे। समावयवता में क्या होता है मेरे भाई? अणु सूत्र समान होता है। समावयवता में क्या होता है? अणु सूत्र समान। ये माथे में अपने दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। चलो, अब सर समावयवता का कुछ वर्गीकरण होता है। बिल्कुल होता है, समावयवता का कुछ वर्गीकरण होता है, उस वर्गीकरण पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अब आगे इस समावयवता जो नाम का टॉपिक है, इस समावयवता नाम के टॉपिक को वर्गीकरण किस किस टाइप से किया गया है, कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है, उसको देखेंगे। तो मेरे भाई जो समावयवता है ये आपके 6 टाइप से वर्गीकृत है, मतलब 6 प्रकार की होती है। कोई दिक्कत है? तो 6 टाइप की कौन कौन सी सर? तो पहली हमारी जो होती है मेरे भाई, जिसका नाम है श्रृंखला समावयवता। बिल्कुल, श्रृंखला। अब देखो, समावयवता का तो मतलब क्या होता है? अणु सूत्र समान। समावयवता का मतलब क्या होता है? अणु सूत्र समान। लेकिन ये श्रृंखला समावयवता है, मतलब श्रृंखला में भिन्नता होती है, ठीक है। समावयवता का मतलब क्या है? अणु सूत्र समान लेकिन गुण और संरचनाएं अलग अलग होना। तो ये श्रृंखला समावयवता है, तो समावयवता है तो अणु सूत्र तो समान होगा, लेकिन श्रृंखला है ना, तो श्रृंखला में क्या होगी? भिन्नता होगी, ठीक है। चलो, दूसरी जो समावयवता है जिसका नाम है स्थिति समावयवता। तो समावयवता है तो अणु सूत्र तो समान, लेकिन स्थिति समावयवता है, मतलब जो आपकी स्थिति, जो क्रियात्मक समूह होता है, उस क्रियात्मक समूह की जो स्थिति होगी उसमें भिन्नता होगी, क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर वलय समावयवता। ये आपकी थर्ड समावयवता जिसका नाम है वलय समावयवता। अब वलय समावयवता, तो समावयवता का मतलब क्या होता है? अणु सूत्र समान, लेकिन वलय है, क्या है सर? वलय समावयवता है। तो वलय का मतलब क्या होता है? वलय का मतलब क्या होता है? वलय का मतलब होता है मेरे भाई एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, वलय का मतलब होता है एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, ठीक है। ये होता है। तो समावयवता मतलब अणु सूत्र समान, लेकिन वलय मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें भिन्नता होगी। किसी में एल्कीन होगा, किसी में एल्काइन होगा, किसी में एल्केन होगा, इसमें भिन्नता होगी। बाकी अणु सूत्र इसमें समान होंगे। देखेंगे, इसको समझेंगे। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ क्रियात्मक समावयवता। तो क्रियात्मक समावयवता मतलब इसमें समावयवता है तो अणु सूत्र तो समान होगा, लेकिन क्रियात्मक है। क्या है? क्रियात्मक मतलब क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, उसमें भिन्नता होगी, क्रियात्मक समूह में भिन्नता होगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है मध्यावयवता। तो मध्यावयवता, अब देखो मध्यावयवता है, अणु सूत्र तो समान है, लेकिन ये मध्यावयवता है, मतलब इसमें जो बीच में, मध्य में, मध्य का मतलब होता है बीच में क्रियात्मक समूह में कुछ परिवर्तन आ जाता है। बीच में क्रियात्मक समूह में कुछ परिवर्तन आ जाता है, वो देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या है? चलावयवता। तो चलावयवता ये आपकी 5वीं है और ये आपकी 6वीं है। तो चलावयवता है चलते चलते, चलावयवता है मतलब चलते चलते इसकी क्रियात्मक समूह में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये आपकी समावयवता है। समावयवता 6 टाइप की होती हैं, एक एक को समझेंगे, जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग आप जमाइएगा, श्रृंखला समावयवता। तो दोस्तों, श्रृंखला समावयवता हमारा टॉपिक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो शब्द क्या लिखा हुआ है? श्रृंखला। शब्द क्या लिखा हुआ है? श्रृंखला।
श्रृंखला लिखा है और यहाँ समाव्यवस्था है। समाव्यवस्था मतलब अणु सूत्र समान, लेकिन यहाँ श्रृंखला लिखा हुआ है, मतलब श्रृंखला में क्या है, भिन्नता। तो आप पहले आप इसको समझ लो। तो इस प्रकार की समाव्यवस्था यौगिक में कब उत्पन्न होगी? इस प्रकार की समाव्यवस्था यौगिक में तब उत्पन्न होगी जब यौगिक का जो अणु सूत्र है वो तो समान होगा, क्योंकि समाव्यवस्था है मतलब अणु सूत्र समान होगा, किंतु जो यौगिक है उसकी श्रृंखला में भिन्नता होगी। श्रृंखला में भिन्नता होगी। अब श्रृंखला तो कभी श्रृंखला सीधी हो सकती है, ठीक है, इस टाइप की, कभी सीधी हो सकती है, कभी श्रृंखला में कुछ शाखाएं निकली हो सकती हैं इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की। तो ऐसी श्रृंखला में भिन्नता होगी, है ना। कभी श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कभी सीधी होती, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी अणु सूत्र इन सब में क्या होगा, समान होगा। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है इसका, हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है, हम चेंज कर समझेंगे। जैसे हमारे पास है C5H12 के श्रृंखला, एक सेकंड, श्रृंखला समावयवी, ठीक है, श्रृंखला समावयवी किसके भाई, C5H12 के। अब देखना, अब इसका अणु सूत्र क्या है कि C इसमें 5 है और H कितने हैं, 12 है, ये इसका अणु सूत्र है। अब अणु सूत्र समान है लेकिन श्रृंखला में भिन्नता होगी, तो कैसे श्रृंखला में भिन्नता होगी वो देखो। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या C5H12 को हम ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, बोलो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें आपको श्रृंखला सीधी दिख रही होगी। क्या दूसरा टाइप, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ठीक है, यहाँ CH3, बोलो ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसमें भी आप देखो 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। इसमें भी आप देखो 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, मतलब अणुसूत्र तो समान है, ठीक है, अणुसूत्र समान है, लेकिन किसमें भिन्नता है, श्रृंखला में। इसमें सीधी श्रृंखला है, इसमें देखो आप टेढ़ी श्रृंखला है, और देखो आप इसका C वाला, ठीक है। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, CH3C CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। इसमें भी आप देखो कार्बन 5 ही हैं और हाइड्रोजन 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अणुसूत्र तो समान है लेकिन श्रृंखला में भिन्नता है, ठीक है। देखो आप तीनों की श्रृंखला में क्या है, भिन्नता, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला समाव्यवस्था है कब उत्पन्न होगी, जब यौगिक के अणुसूत्र समान होंगे, किंतु श्रृंखला में क्या होगी, भिन्नता होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इस टाइप के जो यौगिक हैं, ये जिसमें ये श्रृंखला समाव्यवस्था पाई जाती है, जिन यौगिकों में ये श्रृंखला समाव्यवस्था पाई जाती है, उन यौगिकों को हम समावयवी यौगिक बोलते हैं। मतलब ये जो आपके यौगिक हैं जिनमें श्रृंखला समाव्यवस्था है वो समावयवी, मतलब ये जो यौगिक दिख रहे हैं ये समावयवी यौगिक हैं। और इनके अंदर कौन सी समाव्यवस्था है, श्रृंखला समाव्यवस्था। क्यों है, क्योंकि इसमें श्रृंखला में भिन्नता है। समझ गए ना। तो समाव्यवस्था देखकर भी आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी समाव्यवस्था है। तो आपको दिख जाए कि श्रृंखला में कभी भिन्नता दिख रही है तो मान लेना कि वो कौन सी समाव्यवस्था है, श्रृंखला समाव्यवस्था है। क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, और नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है जिसका नाम है स्थिति समाव्यवस्था, ठीक है, स्थिति समाव्यवस्था। आप टाइम पे मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है, टाइम पे स्क्रीनशॉट लेते जाएं और जो है ना हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको कंटिन्यू जो वीडियो है ना प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अगर कोई वीडियो छूट जाती है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो हमारी समाव्यवस्था है सेकेंड है, जिसका नाम है स्थिति समाव्यवस्था, ठीक है सर, स्थिति समाव्यवस्था, ठीक है ना मेरे भाई। कौन सी समाव्यवस्था, स्थिति समाव्यवस्था, ठीक है, स्थिति समाव्यवस्था को हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो समाव्यवस्था तो है, अणुसूत्र तो समान ही होगा, लेकिन ये स्थिति समाव्यवस्था है। कौन सी है, स्थिति, मतलब स्थिति में प्रॉब्लम होगी। बट किसकी स्थिति में प्रॉब्लम होगी, तो एक क्रियात्मक समूह की स्थिति में प्रॉब्लम होगी। क्रियात्मक जो समूह है वो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ा होगा, तो क्रियात्मक समूह की स्थिति में प्रॉब्लम होगी, बाकी अणुसूत्र तो इसका समान होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इस प्रकार की समाव्यवस्था यौगिक में कब उत्पन्न होती है, जब यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न स्थितियों में जुड़ा होता है। क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न स्थितियों में जुड़ा होता है, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारे पास उदाहरण के तौर पे है, ठीक है, C3H7OH,
C3H7OH। ठीक है, इसमें आपका जो OH आपको दिख रहा है, ये जो आपका OH दिख रहा है, ये आपका क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह। जो OH आपको दिख रहा है ये क्या है सर? क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ये जो है ना अणुसूत्र इसमें समान होगा। अणुसूत्र समान मतलब C 3 ही होंगे, H 7 ही होंगे, एक O होगा और एक H होगा। ठीक है, तो इसमें अणुसूत्र तो समान रहेगा, लेकिन जो आपका OH क्रियात्मक समूह है वो भिन्न भिन्न स्थितियों में जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा होगा? देखो इधर, इसको पहले तो हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और OH, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पर C कितने हैं? 3, 1 2 3। H कितने हैं? 7, 3 2 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ OH तो ये OH। तो आप अभी देख पा रहे हो क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये कोई सा कार्बन भी हो सकता है, मान लेते हैं पहला कार्बन है। ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा। ठीक है, तो अभी आप देखो क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है? पहले इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसा लिख दें CH3 CH, यहाँ जोड़ दें OH और यहाँ लिख दें CH3, तो अब आप देखो क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, जुड़ा है ना, बोलो, जुड़ा है ना? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देख पा रहे हो कि इसमें देख पा रहे हो कि इसमें अणुसूत्र तो समान है। देख लो आप, अणुसूत्र इन तीनों का समान, दोनों का समान है। ठीक है, इसमें भी आपके 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और एक OH है। देख लो आप, मतलब अणुसूत्र तो समान दिख रहा है आपको। अणुसूत्र क्या है? समान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्रियात्मक समूह है वो भिन्न भिन्न स्थितियों में जुड़ा है। यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह पहले कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पर क्रियात्मक समूह दूसरे कार्बन से जुड़ा है। सिंपली आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये समाव्यक्ता आपको दिख रही है और स्थिति समाव्यक्ता है। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम इसका 2 बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, चलो हमारे पास यौगिक है C4H9Cl। ठीक है, H9Cl, ये हमारे पास जो एक यौगिक है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? इसमें हमें स्थिति समाव्यक्ता उत्पन्न करना है। अगर हमें इसमें स्थिति समाव्यक्ता उत्पन्न करना है तो जो आपका क्रियात्मक समूह है Cl, इसको हमें भिन्न भिन्न स्थितियों में जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो क्रियात्मक समूह में पढ़ा चुका हूँ पहले, तो क्रियात्मक समूह की तो आपको पहचान होगी कि क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो OH होता है ना, Cl होता है, जो Br होता है, CH3 होता है ना, NH2 होता है, ठीक है, CHO होता है, COOH होता है, ये आपके क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो ये आपका क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियात्मक, यहाँ इसका अणुसूत्र आप पहचान लो पहले। अणुसूत्र क्या है? C4 है, H9 है और एक Cl है, यही है ना इसका अणुसूत्र। तो देखो यहाँ पर इसमें क्रियात्मक समाव्यक्ता उत्पन्न करना है। तो पहली स्थिति में हमने क्या किया मेरे भाई? पहली स्थिति में CH3 CH2 CH2 और यहाँ CH2 और ये Cl। मैंने पहली स्थिति में इसका जो Cl था क्रियात्मक समूह, इसको यहाँ जोड़ दिया। देखो आप पहले कार्बन से 1 2 3 और ये 4 जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बन 4 ही है, हाइड्रोजन 9 ही है और एक Cl है, कोई दिक्कत नहीं, अणुसूत्र समान है। लेकिन अगली कंडीशन में मैंने क्या किया? जो आपका CH3 था उसको कहाँ जोड़ दिया? यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अब सर आप ये सोच रहे होगे कि किसी में सर 2 कार्बन लेते हो, किसी में 2 हाइड्रोजन लेते हो, किसी में 3 हाइड्रोजन, तो बैलेंस का सवाल है भाई, बैलेंस ही करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा, स्थिति परिवर्तन हो गई ना। क्रियात्मक समूह की देखो स्थिति परिवर्तन हो गई कि नहीं? तो स्थिति परिवर्तन जब क्रियात्मक समूह की हो जाती है तो वो स्थिति समाव्यक्ता होती है। कभी इससे भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना इसको, जब क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल जाती है तो स्थिति समाव्यक्ता उत्पन्न होती है। और आप इनको देख कर बता सकते हो। जैसे हम आपसे बोलें, अगर आप समझ गए हो तो बताओ भाई, इसमें जैसे मान के चलो एक यौगिक का हम बोल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से इनको हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये लिखा है C2H5, ये नो C3H7 C3H7 और ये लिखा है CHO। ठीक है, हमने लिख दिया इसको CH3 CH2 CH2 CHO और एक कंडीशन में हमने लिख दिया CH3 CH CHO और CH3। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई इसमें कौन सी समाव्यक्ता है।
हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें कौन सा महाव्यक्त है, तो आप डायरेक्ट कह दोगे सर इसमें जो क्रियात्मक समूह है उसकी स्थिति में प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा और यहाँ पर क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा, तो साफ साफ आपको दिख गया है कि ये क्रियात्मक समाव्यक्ता है क्योंकि क्रियात्मक समूह की स्थिति में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो जब क्रियात्मक समूह की स्थिति में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर कौन सी समाव्यक्ता उत्पन्न होती है, क्रियात्मक समाव्यक्ता। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में इस चीज़ को जमा पाए होंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो लाइक करो यार वीडियो को, है ना, लाइक करो यार, मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारी समाव्यक्ता जिसका नाम है वलय समाव्यक्ता। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था वलय का मतलब क्या होता है, तो वलय का मतलब होता है एल्केन। ठीक है, और एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलो वलय का मतलब क्या होता है, एल्कीन, और एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो वलय का मतलब क्या होता है, एल्काइन, क्या होता है सर, एल्काइन, और एल्काइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है सर, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये समाव्यक्ता है, वलय समाव्यक्ता है, और समाव्यक्ता मतलब अणुसूत्र समान। समाव्यक्ता का मतलब क्या होता है, अणुसूत्र समान। ठीक है, लेकिन ये वलय है, और वलय का मतलब क्या होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन जो आपका यौगिक है उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा क्योंकि वलय समाव्यक्ता है, कभी एल्केन आएगा, कभी एल्कीन, कभी एल्काइन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की समाव्यक्ता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु यौगिक में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आ जाते हैं। तो सर कैसे, समझ में नहीं आया, कोई एग्जाम्पल दे के समझाओ। तो बिल्कुल आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास उदाहरण है C3H6। ठीक है, C3H6 के वलय समावयवी, वलय समावयवी आप देखेंगे तो देखो पहले जो आपका C3H6 है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक सेकेंड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो आप C3 है, H6 है, और देखो इन सब में क्या आया, सिंगल बॉन्ड आया, मतलब इसमें एल्केन आया है। क्या है, आया एल्केन। अब सोचते हैं कि सर आपने ये एकदम परिवर्तित क्यों कर दिया, इसको सर ऐसा आपने क्यों नहीं लिखा। तो मेरे भाई अगर हम इसको ऐसा लिखते तो बताओ ये बैलेंस हो पाता क्या, बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं मेरे भाई, 6 हैं। तो ऐसे लिखने पर बैलेंस हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। देखो आप 3 कार्बन तो आपको दिख रहे हैं बट हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 2 8 दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। अगर हमें ऐसे लिखना है तो हमें देखो कार्बन 3 करने पड़ेंगे और हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे। अगर हमें ऐसे लिखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये 2 H कम करने पड़ेंगे। तो एक H इसका कम कर दिया और एक H इसका कम कर दिया, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, CH3CH, देखो आप C आपको दिख रहे हैं 3, H3 2 5 और 1 6। बट अगर हमने ऐसे लिखा तो इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बोलो कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 ही चारे होते हैं, 2 ही हमारे पास उपाय होते हैं, या तो हाइड्रोजन लगाओ या तो बॉन्ड लगाओ। तो अभी देखो आप ये बैलेंस है, इसकी बैलेंसी 4 है। देखो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो इसकी बैलेंसी 4 है, 3 और 1 4। हाइड्रोजन कार्बन, इस कार्बन की देखो 3 हाइड्रोजन लगे, एक बॉन्ड लगा तो ये 4 हो गई। इस कार्बन की देखो 1 और 1 2 और 1 3, 4 नहीं है ना। इस कार्बन की देखो 2 और 1 3, 4 नहीं है ना। तो इन 4 करना पड़ेगा भाई, 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। तो अगर हमें इसको ऐसे लिखना है तो इसमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो देखो जब हमने ऐसे लिखा तो इसमें क्या आया था, एल्केन आया था, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। और जब हमने इसको ऐसे लिखा तो देखो इसमें क्या आ गया, एल्कीन आ गया। आ गया ना भाई, आ गया ना, बिल्कुल। तो देखो अणुसूत्र आप देख लो तीनों के समान है, 3H 6 हाइड्रोजन, सॉरी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, अणुसूत्र समान है। लेकिन इस यौगिक में क्या आ गया, एल्केन आ गया इसमें और इसमें एल्केन आ गया। कोई तीसरा तरीका है इसको लिखने का? तो भाई तीसरा तरीका इसको कोई लिखने का नहीं है। हाँ ऐसा है कि इसको आप क्या कर दो, CH2, इस कार्बन को CH2 बना लो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ CH ही रहने दो और यहाँ CH3 कर दो, ऐसा कर सकते हो।
ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें भी तो एल्कीन आया, तो इसका और इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये है समावयवता। तो इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, बाकी अणुसूत्र इसका समान रहता है। अब और एग्जाम्पल सर, और एग्जाम्पल भी बताना, टेंशन नहीं लेना। हमारे पास एक यौगिक है C4H6, ठीक है, C4H6 है, ठीक है, C4H6। इसके हमें कौन से वलय समावयवी बनाना है। अब वलय समावयवी बनाना है मतलब इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेकर आना है, ठीक है। तो क्या इसको सिंगल बॉन्ड से बनाया जा सकता है, वो देखो आप। तो मेरे भाई सिंगल बॉन्ड से मुझे बनाना इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। देखो एक बार फिर भी बना के देख लेते हैं, ठीक है, CH2 CH2 CH3। अगर ये सिंगल बॉन्ड से बनेगा तो मेरे भाई ऐसा बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो इसमें 4 कार्बन तो दिख जाएंगे बट 6 हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे, हाइड्रोजन संख्या बढ़ जाएगी। देखो 3 2 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना। हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए, बस हमें हाइड्रोजन मेरे भाई कितने चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए केवल 6। तो 6 हाइड्रोजन के साथ इसको कैसे लिखा जाएगा, तो देखो लिखने का तरीका, आपके पास कितने कार्बन है, 4। तो आप पहले क्या किया करो, 4 कार्बन को ऐसे करके जोड़ लिया करो। अब आपके पास 6 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो आप क्या करो, इसको 3 हाइड्रोजन दे दो, दिक्कत नहीं, दे दो, दे दिया। सर इसको 3 हाइड्रोजन दे दिए, तो अब इसको कितने दें, तो मेरे भाई इसको हाइड्रोजन मत दो, इसको आप बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो 3 और 1 4 बैलेंस, ये वाला कार्बन 3 और 1 4, ये वाला कार्बन भी बैलेंस, और बचे जो 3 हाइड्रोजन है वो आप इसको दे दो, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रत्येक कार्बन बैलेंस है और 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन भी है। तो इसमें क्या आया, हमने इसमें एल्काइन लिया है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लिया, क्या है बताओ, आया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या एल्कीन से इसको सर बैलेंस कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप देख लो, आप कर पाओ तो, ठीक है। देखो आप अब डबल बॉन्ड से बैलेंस इसको करना, तो 1 2 3 4। हमारे पास ये ध्यान रखना कि 6 ही हाइड्रोजन है, 6 से हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं है। तो एक काम कीजिए मेरे भाई, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ऐसा करने से क्या बैलेंस हो पा रहा है सर, देख लो आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। या फिर हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 चाहिए, 2 दे दिए। इसको कितने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसकी बैलेंस 4 ही हो रही, 2 और 2 4। इसकी कितनी हो रही है, 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, दे दो। इसकी कितनी हो रही है सर, 1 ही हो रही है, इसको 3 चाहिए, दे दो, अपना काम भी बन गया भाई। 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन बांट दिए। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं, ठीक है। बैलेंस यौगिक होना चाहिए। तो इसमें देखो आप एल्केन एल्कीन, इसमें एल्काइन आया, इसमें एल्कीन आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये समावयवता तब उत्पन्न होती है। अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन यौगिक में एल्केन एल्कीन और एल्काइन आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि थोड़ा सा सर अच्छे से समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई किराया नहीं लग रहा, ठीक है। आपका थोड़ा समय ही लगेगा, ठीक है, बाकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो समावयवता है उसको पढ़ते हैं। है हमारी जो है ना अगली समावयवता, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बहुत भाई इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे भाई दिख रहा है ना आपको, क्रियात्मक समावयवता, बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो मेरे भाई इस प्रकार की समावयवता में होता क्या है, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान है। भाई समावयवता है तो अणुसूत्र समान ही होंगे, लेकिन जो क्रियात्मक समूह है वो परिवर्तित हो जाता है, क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाता है। देखो कैसे, समझो आप, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो यहाँ पर समझ गए ना, ये हम अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास मेरे भाई एक यौगिक है C2H6O, C2H6 ये हमारे पास यौगिक है। इस यौगिक को हम देखें कैसे लिख पाएंगे, तो क्या इस यौगिक को CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा जा सकता है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो सर लिखा जा सकता है। अब जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, O है, क्या है, O क्रियात्मक समूह है। O को हम क्या बोलते हैं, ईथर, इसलिए ये पूरा यौगिक ईथर बन जाता है, पूरा यौगिक क्या बन जाता है, ईथर। तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, ईथर। क्या सर इसको और भी ले सकते हैं, इसमें क्रियात्मक समूह O है, तो आपने कहा सर इस समावयवता में क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें क्रियात्मक समूह अगर परिवर्तित करें तो सर और कैसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर हम इसको परिवर्तित करके लिखें तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे सर, C2H5OH ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। C देखो आप 2 ही हैं, H देखो आप 6 ही हैं,
5 और एक 6, वो देखो आप एक ही है। तो अब इसमें क्रियात्मक समूह O था और अब क्रियात्मक समूह परिवर्तित होकर क्या बन गया, OH, और OH का नाम क्या है मेरे भाई, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। तो यही तो पढ़ा था कि क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाता, तो क्रियात्मक समूह यहाँ परिवर्तित हो गया, O का क्या बन गया, OH, और इसको परिवर्तित करें तो ये बन जाएगा, OH का O बन सकता है, O का OH। मतलब यहाँ से समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक विशेष पॉइंट को समझो जो आपके ऑब्जेक्ट में बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, एल जो ईथर है, इसका ईथर का समावयवी क्या है, तो ईथर का जो समावयवी है, ईथर का जो समावयवी है वो आपका एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। और आगे एल्कोहल का समावयवी क्या है, ईथर। मतलब ईथर को हम ऐसे लिख सकते हैं एल्कोहल के रूप में, एल्कोहल को ईथर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपके ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो आपके पास है C4, ठीक है, C4 है और H8 है, ठीक है, H10 है और O है आपका, है ना। तो इसको देखो C2H5 O और यहाँ C2H5 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, O है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको C4H9OH ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, OH। तो बिल्कुल आपको विशेष याद रखना है कि ईथर का समावयवी कौन है, एल्कोहल, और एल्कोहल का कौन है, ईथर। समझ गए ना, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये 4 समावयवताएं थी जो आपके लिए जरूरी थी। बाकी ये जो 2 समावयवताएं बची हैं इतना ज़रूरी भी नहीं है, बाकी हम इनको अगली वीडियो में लाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में लेके आएंगे। इन 4 समावयवता बहुत अच्छे समझ गए होंगे। एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।